क्या टॉपिक रहेगा? सर आज वही रहेगा, ग्रुप तत्वों का नामकरण करेंगे और बोर का वर्गीकरण पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद में बेसिक बेसिक चलने वाला और वर्ग आवर्त और ग्लोब की पहचान, ये टॉपिक है। मार्कर कहाँ है? ब्लू वाला। तो आज अपन पढ़ेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा पढ़ लो। एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया हुआ है, बता रहा हूँ। तत्वों का नामकरण क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। दिन का परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है। नीट वगैरह में, जेट वगैरह में कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे कि कोई भी आप लोग दे देंगे कि यू यू ओ का मतलब क्या है, यू यू वी का मतलब क्या है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन तो अपना नुकसान ना हो, इसलिए अपने को आना चाहिए। है बहुत बेसिक सा, 5-2-1 मिनट की बात है, बस हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए, जैसे कि अपन लिख रहे हैं 101, इसको लिखने के लिए मैं आपको बताता हूँ डिजिट को किस तरीके से लिखा गया है। डिजिट होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, फिर आ गया 9। तो कमला क्या कर रही है यार? जाने की कह रही ना तो। जी सर। नहीं, तुमसे कुछ नहीं भाई, सब इधर चाय बन रही है, तुम तो अपनी पढ़ाई जारी रखो। मेरे को आवाज वगैरह कट रही है। नहीं नहीं। तो 0 को बोलेंगे नील, 1 को बोलेंगे एन, 2 को बोलेंगे बी या बाई, 3 को बोलेंगे ट्राई, ठीक है ना। अनिल, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन। हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन। जैसे कि अपन 9 बोलते हैं, लास्ट में साउंड आती है एन की, 9, तो वैसे ही इसके पीछे एन लगाया गया है। नील का मतलब 0 होता है, जैसे 1 में आता है 1, वैसे, ठीक है। अब इनका एक रिप्रेजेंटेशन या प्रतीक दिया जाता है इसका, नील का, इन सबका वो प्रतीक लिख देता हूं मैं, सिंबल। नील को लिखेंगे एन से, एन को लिखेंगे यू से, वाई को लिखेंगे 2 से, ट्राई को लिखेंगे टी से, वाइड को लिखेंगे क्यू से, पेंट को लिखेंगे पी से, हेक्स को लिखेंगे एच से, डेप्थ को लिखेंगे एस से, ऑक्ट को लिखेंगे ओ से, और 9 को लिखेंगे ई से, इस तरीके। ठीक है, टॉपिक अपना है कि जैसे कोई परमाणु नया खोज हुआ, नए एटम, किसी एलिमेंट की नई खोज, नए एटम की खोज हुई है, नए एलिमेंट की खोज हुई है, उसका डायरेक्टली नाम नहीं किया, नामकरण नहीं किया जाता। जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि 112 से लेकर 118 तक को यू यू ओ यू यू बी इस तरीके से लिखा होता था। अब तो उनको 2016 में IUPAC ने नाम दे दिए थे, उनके नाम प्रस्तावित कर दिए थे। उससे पहले जो नाम प्रस्तावित नहीं होते हैं उनको अपन कुछ
यू यू ओ यू यू बी इस तरीके से लिखते हैं, इस कोड में लिखते हैं। और ऐसा कुछ लगा कि इस नंबर को गिराने के बाद में एक अपन सफिक्स लगा देते हैं, यानी प्रत्यय लगा देते हैं। यानी कि प्रत्यय, ठीक है। इसका मतलब प्रत्यय लगता है ईएम, जिसमें आई यू एम। जैसे कि आप लोग जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पीछे लगाते हैं सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, वैसे ही आई ई एम, ईएम, वो पीछे प्रत्यय लग जाता है, ईएम। तो अब मैं बात करता हूं, जैसे कि मुझे लिखना है 101, कोई शब्द है 101, उसका अपने को नाम नहीं पता, उसको ऐसे ही कोड वर्ड में वैसे लिखना है। अब तक नाम नहीं पता होगा तो आवर सारणी में उसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कि वन को कहते हैं अन यानी कि यू, और नील को कहते हैं जीरो, और फिर से एक आ गया तो इसको बोलेंगे एन, यू ओ यू, ठीक है। अनिल अनियम, इसका नाम बन जाएगा अनिल अनियम, ठीक है। 102 को लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा अनिल बियम, अनिल बियम, ठीक है। वैसे ही अगर आपको 107 का नाम लिखना हो, चलो 107 का नाम लिखना हो तो लिखेंगे अनिल सेप्टियम, ठीक है। 112 को आप सबको पता है, इसका नाम याद नहीं होगा। 112 को अपन लिखते थे, 112 को यू यू बी लिखते थे, अन अन बियम, 112 अन अन बियम, ठीक है। 111 को क्या लिखेंगे? 111 को लिखेंगे अन अन अनियम, यू यू यू, अन अन अनियम, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लिख देंगे। फिर अगर मैं बोलूं ऐसा नाम आ जाए आपके पास में यू एन पी, इसका क्या मतलब हुआ? यू का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है जीरो, और पी का मतलब होता है 5। अनिल पेंटियम, ठीक है। जैसे ही अनिल हेक्सियम और बाकी सब आप लोग कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक्सपेंशन, इसका क्या मतलब हुआ जरा बताओ जल्दी से। कोई एक बच्चा बताओ कि इसको क्या बोलेंगे अपन, ये कितना नंबर है? 111। कोई और? सर हाँ बोलो। हाँ बोलिए जल्दी से, किसी और का बोलना है। क्या बोलेंगे अपन इसको? गुरुजी साहब ही कौन दिखा है? चश्मा लगाया यार, साफ नहीं दिख रहा क्या? एक सेकंड रुक, अभी अभी साफ दिख रहा है क्या? नो, कौन दिखा गुरुजी? नहीं दिख रहा, या तेरे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। और किसी को दिख रहा है क्या, साफ दिख? और किसी को साफ नहीं दिख रहा हो तो बताओ जरा। कल्पना साफ दिख नहीं रहा है दिख क्या? ठीक है रहा गुरुजी, नहीं सर, साफ नहीं दिख रहा। अब ठीक है गुरुजी। अब सही है। सही होगा यार, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी शायद। सर ये थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दो, क्योंकि पहले नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई। 771 और 73। तो बोल देंगे 710, ठीक है, ठीक है। सर नलियम, तो मैंने ये कहा
ये टॉपिक ही दोबारा से सुन लो जो है उनके लिए, कि होता क्या है कि आवर सारणी में जो तत्व नए जुड़ते हैं, मान लो अब नए तत्व जुड़ेंगे, मान लो 100 तक उन तत्वों के नाम याद पता थे, आईयूपीएसी ने प्रस्तावित कर दिए थे, पर जब कोई नया तत्व जुड़ता है तो सीधा उसका नाम नहीं जोड़ा जाता है, उसका नहीं सही नाम बिल्कुल प्रस्तावित आईयूपीएसी नहीं करती है। क्या होता है कि जिस वैज्ञानिक ने उसको खोजा है उसका नाम देना है, या फिर जिस कंट्री में वो मिला है उसका नाम देना है, या उस स्टेट का नाम देना है, गांव का नाम देना है, तो ये एक इश्यूज रहते हैं, एक लड़ाई झगड़े का विषय रहता है, इसको क्या नाम दिया जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि आप इससे पहले जो अवस्था नहीं पढ़ते थे उनमें 112 का नाम जो था वो अनबीएम पढ़ा होगा, यूयूबी यही पढ़ते आए थे अपन, और 118 का अपन यूयूओ पढ़ते थे। तो इनका नाम प्रस्तावित ना होने के कारण इनको बस ऐसे ही लिख दिया गया था कि इनको डिजिटल रूप में कैसे लिखेंगे, डिजिटल से बता दिया गया था। जब तक इनका नाम नहीं आता है तब तक हम कुछ इस तरीके से तत्वों को लिखते हैं, ताकि जब तक की कंट्रोवर्सी सुलझ जाती है उसके बाद में उनका नाम प्रस्तावित कर दिया जाता है आईयूपीएससी द्वारा। और 2016 में आईयूपीएससी ने सारे तत्वों का 118 के 118 तत्व जो थे सबका नाम प्रस्तावित कर दिया था, और अपनी एनसीईआरटी में अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे पीरियडिक टेबल आज के दिन में 118 के 118 के नाम दिए हुए हैं, तो उनके नाम करने का तरीका ये रहता है, मान लो कि 101 नंबर कोई तत्व है, इसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो इसका नामकरण कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक को अपन बोलते हैं अन, और 0 को बोलते हैं नील, और फिर से 1 को बोलते हैं अन, तो इसका नामकरण हो जाता है यू एन यू। सॉरी, इसमें मैंने अनिल अनियम 101, ठीक है, इस तरीके से नामकरण किया सर जाता है। 102 और 107 सर 102 और 107 102 का बताना है, बता रहा हूँ अभी, वो बच्ची कह रही थी उसको दोबारा से रिपीट करके दे रहा हूँ। तो जैसे नंबर को ना अपन 101 से लेकर 9 तक लिख लेंगे, और 1 को अपन बोलेंगे नील, 2 को 0 को बोलेंगे नील, 1 को बोलेंगे अन, 2 को बोलेंगे बाई या बी, 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को बोलेंगे क्वाड, पेंट, हेक्स, सेट, और एन, इस तरीके से बोला सर जाएगा। 102 और 107 नहीं आएगा क्या? क्या आएगा 102 और 107 में सर एन बीच में 102 और 107 के 0 ही लिख दिया यहाँ से, सॉरी गलती है होगी मेरे से, वो मैं कर रहा था सही अभी, वो यहाँ पे भी 0 सीधा ही लिख दिया, वो लिखना तो मैं दिल ही चाह रहा था, तो वो 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी सही है क्या? यस सर। अनिल बीएम, अनिल सत्यम, और अन बीएम, और अन अनियम, इस तरीके से नामकरण हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़े। गुरुजी दोबारा बताइए। क्या बोला, दोबारा से बोल। दोबारा बताइए। क्या दोबारा बताना? हाँ जी गुरुजी, यहाँ क्या लिख रहे हैं? नील है। अरे 0 को नील ही बोला जाता है। कभी अपने बैंक अकाउंट में, अपना खाते में जब 0 बैलेंस होता है तो उसको बैंक में सीधा 0 नहीं लिखा है तो उसको नील बताया जाता है। खाता जिसमें 0 बैलेंस होता है उसको नील लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है नील। ठीक है, दोबारा बताइए। क्या मुश्किल है, बड़ा आसान है। एक्सेल के 9 नंबर और इनको हर एक को दिया गया है। 0 को नील, 1 को एन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेट, और एन। और सपोज करो कि आपको 102 लिखना है। 102 लिखना है तो अपने को पता है कि 1 को अन बोला जाता है, और 0 को नील बोला है, और फिर से 2 को बाई बोला गया है, तो इसका नाम बन गया अननील। और बाई जो लास्ट वाला है उसके आगे ईएम जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे, सफिक्स जोड़ देंगे, तो ये नाम हो जाएगा अननील बीएम। अननील बीएम, अननील बीएम। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बस यही चलने वाला है, ये बड़ा ही आसान टॉपिक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है आप। साफ दिख रहा है क्या स्क्रीन? सही दिख रहा है और लाइव भी चल रहा है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आएगा वो यूट्यूब पे जाके बाद में घर पे भी अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आराम से लाइव भी देख सकते हैं, बाद में रहेगा यूट्यूब पे वो हमेशा के लिए। ठीक है बच्चों, फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं हम। ये बड़ा ही इंसाइडिंग छोटा सा टॉपिक है, कई बार इस पे कुछ पूछ लेते हैं 1-2 नंबर में आज। मुझे यूट्यूब पर क्या नाम चैनल है? हाँ तो ग्रुप अपन पे शेयर कर देना, शेयर हो दिया। तो अब आगे अपन चल रहे हैं। अगला अपना टॉपिक है बोर का क्लासिफिकेशन में बोर का वर्गीकरण। बोहर का वर्गीकरण अगला टॉपिक है, बोहर का वर्गीकरण। स्वामी जी नमस्कार, लक्ष्मण नारायण बोल रहा हूँ मांगरोल से। बोहर का वर्गीकरण, बोहर पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से वर्गीकृत करता है। वो अपन अभी बढ़ते हैं कि बोहर के टाइम में पहली बात तो तत्व थे 112, तो अपन 112 तत्वों को ध्यान में रख के ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उस समय 113 से 118 की खोज नहीं हुई। सर वो नाम वैज्ञानिक आधार पर रखा है कि रदरफोर्डियम है, मेंडलीवियम है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि आंतरिक संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व, प्रतिनिधि तत्व, इस तरीके की जो टर्म्स आती हैं वो बोहर क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ेंगे। बोहर का जो वर्गीकरण किया था उसमें अपन पढ़ने वाले हैं। तो बोहर ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो कोश के पूर्ण और अपूर्ण होने के आधार पर किया है। अर्धपूर्ण की कोई बात नहीं होगी, या तो पूरा भरा हुआ है या खाली है, मतलब अपूर्ण है या पूर्ण है या अपूर्ण है। अपूर्ण मतलब मान लो कि D10 इसका ये पूर्ण भरा हुआ है और D10 में 1 से लेके 9 तक जितना भी आएगा ये अपूर्ण है, ठीक है, ये अपूर्ण माना जाएगा और D10 पूर्ण पूरित माना जाएगा, ठीक है। तो इसने इसी आधार पे इसका वर्गीकरण किया था। तो वर्गीकरण क्या था? कोश के पूर्ण है अपूर्ण होने के आधार पर किससे किया? ठीक है। हुआ क्या? जैसे कोई ये कोई एटम है और इसके अंदर ये कोई कोश है, देखभाल करने वाला भी तो नहीं, चक्कर ये भी है ना। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये कोई कोश बनाया है मैंने, ठीक है, उस एटम के। तो उस कोश का कोई भी एटम है मान लो प्रेडिक्टेबल, तो उसका बाह्यतम कोश कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको nth लिख देता हूं। कौन सा कोश? nth कोश, nवां कोश, ठीक है। और n से एक कम जो होगा उसको मैं n-1 कोश लिख देता हूं, n-1, ठीक है। और n से जो 2 कम होगा, n से 2 कम होगा उसको अपन लिख देंगे n-2, n-2 वां कोश, ठीक है, n-2 वां कोश, ठीक है। इस तरीके से एक बार ये बात समझो आप। इनको 5 तारीख को करवाया था हमने। कोई भी परमाणु हो उसका बाह्यतम कोश है वो कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसको n कोश लिख दिया और बाह्यतम कोश से अंदर वाला जो कोश होगा उसको अपन लिखेंगे n-1 और उससे अंदर वाले को n-2, यानी कि बाहर वाले से 2 कम और इसका मतलब है बाहर वाले से 1 कम, ठीक है। आगरा में तो ऐसा धंधा चल रहा है, कहीं कोई पॉजिटिव का नेगेटिव का कोई वही नहीं हो रहा, सैंपल ही नहीं हो रहे। एक आध जगह हो रहे हैं, उधर सरोजनी नायडू तो उसने कहा एसएन मेडिकल कॉलेज या एक टेबल बनाई, बाकी कहीं कुछ नहीं। उसने अक्रिय गैसों को अलग किया। हाँ। और क्या कहा कि अक्रिय गैसों में आएंगे
जिनका n कोश पूर्ण कोश होगा, मतलब ये बाहर वाला कोश जो पूर्ण कोश होगा उनको अक्रिय गैसों में रखेंगे। हाँ सब और आरटीपीसीआर भी आजकल नहीं n कोश नहीं तो फिर वो करवाओ सिटीओएस पूर्ण पर जाके निकल रहा होगा। ठीक है। और n कोश में तत्व आएंगे 6। आपकी ड्यूटी है राजा खेड़ा हॉस्पिटल में 6 तत्व आएंगे। n कोश में तत्व आएंगे 6 और ये कौन सा वर्ग होता है? 18वां वर्ग, अक्रिय गैस वाला। ठीक है, आया बात समझ में? अब आप लोग बोलेंगे 6 कैसे? तो 6 जी ये हो गए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। जो ऑर्गेनाइजेशन था उस समय तक खोज नहीं हुई थी। 112 तत्व, यानी 118वां नहीं आएगा, 6 तत्व नहीं है। ठीक है, अगला था सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। अगलों को बोलते हैं सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। सामान्य या प्रतिनिधि तत्व वो होंगे जिनका n कोश पूर्ण होगा, पूर्ण नहीं भरा होगा। ठीक है, f पूर्ण होगा। ठीक है, और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n(s)(1 to 2 n-1) np(1 to 6) सॉरी 0 to 5 6 हो जाएगा तो फिर वो यहाँ आ जाएगा ना 0 to 5। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा वो उनको सामान्य या प्रतिनिधि तत्व कहेंगे और इसमें सभी s और p ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। एग्जांपल क्या है इसका? इसका एग्जांपल है सभी s वह p ब्लॉक के तत्व, s और p S और P ब्लॉक के तत्व एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इसमें अक्रिय गैसों को छोड़ेंगे ना, P ब्लॉक में अक्रिय गैसों की बात मैंने यहाँ कर ली, उनके लिए इसमें अलग क्लासिफिकेशन किया था। तो P ब्लॉक के जो अक्रिय गैसें थी उनको अलग लिख देंगे। क्या? एक्सेप्ट अक्रिय गैस या एटिक्स ग्रुप लिख दो, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़ करके तत्व हो जाते हैं जी S ब्लॉक के रहते हैं 13। ठीक है, और P ब्लॉक के हो जाते हैं 25। अक्रिय गैसों को छोड़ करके 25 हो जाते हैं और टोटल हो जाते हैं जी 38। मतलब इसमें तत्व आ रहे हैं सामान्य या प्रतिनिधि तत्व है 38, 38 तत्व है सामान्य या प्रतिनिधि तत्व। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है संक्रमण तत्व। फिर अगला क्या? अगली कॉलम बनाइए, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि nth या n-1 कोश अपूर्ण होता है। कौन सा? ये वाला या ये वाला कोश अपूर्ण होगा। मैं लिख देता हूं n या n-1 कोश अपूर्ण। ठीक है, उनको अपन लिखेंगे संक्रमण तत्व। उनको क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा ns 0 to 2 और n-1
D 1 to 10 देना चाहिए नहीं थी वैसे तो। and S 0 to 2 and minus 1 D 1 to 10। ओके, और इसमें तत्व आ जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका सभी डी ब्लॉक के तत्व, सभी डी ब्लॉक के तत्व। अब इसमें भी अपवाद है, इसमें भी अपवाद है कि डी ब्लॉक में सारा डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों में नहीं आता है। क्या होता है कि एक्सेप्ट 12वें वर्ग को छोड़कर, एक्सेप्ट 12th ग्रुप, ठीक है, एक्सेप्ट 12वें ग्रुप को छोड़कर। 12वां ग्रुप संक्रमण तत्वों में नहीं आता, वो सामान्य तत्वों में, ठीक है। इसमें से तो 12वां वर्ग जिनमें आते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, और उसके नीचे आता है यूयूबी, जिसे आजकल कॉपर मैग्नीशियम बोलते हैं, कॉपर मैग्नीशियम Cl, ठीक है। तो वैसे डी ब्लॉक में पूरे में 40 तत्व होते हैं, क्योंकि 10 तत्व पाए जाते हैं ऐसे, और ऐसे 4 कॉलम होती है, 10 तत्व हो जाते हैं 40। और क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट में 12वां जो कोश होता है उसमें से 4 तत्व पहले निकाल दिए हैं, ये वाले 40 माइनस 4 तो टोटल हो गए 36 तत्व। तो संक्रमण तत्व होते हैं 36, ठीक है बच्चों। अब आगे आता है आंतरिक संक्रमण तत्व, जिनको एफ ब्लॉक बोलते हैं अपन। आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है? इसमें n-1 n-2 वह जो कोश होता है वो अपूर्ण होता है, कोश अपूर्ण, ओके। और इसमें आते हैं सभी एफ ब्लॉक के तत्व। एग्जांपल क्या है इसका? सभी एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड में आते हैं 14, सीरियम से लेके लुटीशियम तक, और फिर एक्टिनियम आ जाते हैं फिर से 14, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। हाँ 14 और 14 तत्व हो गए टोटल 28, यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं 28। ये टेबल होगी ये सब, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए। थोड़ा सा ये भी बना दो। हाँ ये पोस्ट जो लिखा है यहीं पे। लेक्चरर ज्योग्राफी। हो गया? सही से करके भेज दूँ दोबारा, है ठीक ठीक। अब तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं तो इसको पानी वगैरह पी लेता हूँ। चलो ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं चलता हूँ अब आगे टॉपिक पे, उसमें हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज की शब्दावलियों की बात कर लेते हैं, कुछ लॉज की छोटे मोटे से हैं।
some important points. Some important points. पहला पहला पॉइंट डालिए विकर्ण विकर्ण संबंध। सॉरी लाइट चली गई। लाइट कैसी है बच्चों? बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? सही है सर। गुरुजी पलकारो पड़े। अरे तो चुप रहा है यार, मेरे को भी पता है। विकर्ण संबंध, पहला टॉपिक कौन सा है? विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध को बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि जो सेकंड आवर्त, दूसरा आवर्त जो है, गुरुजी यहाँ रुक रुक के चला है। सेकंड आवर्त में तत्व आते हैं लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है। और थर्ड आवर्त के तत्व हो गए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये जो तत्व हैं, ये क्या करते हैं कि इसमें डायगोनल रिलेशनशिप ये होता है, जो सेकंड आवर्त वाले तत्व हैं वो थर्ड आवर्त के कुछ तत्वों के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, गुणों में समानता दिखाते हैं। जैसे कि लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ गुणों में समानता दिखाता है, अपने ग्रुप के साथ तो दर्शाता ही दर्शाता है, उसके साथ में जो उसके डायगोनल में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके साथ में भी समानता दर्शाता है, क्वांटिटीज है, फिजिकल और केमिकल क्वांटिटीज। तो बेरिलियम क्या करता है कि एल्यूमिनियम के साथ में और बोरॉन सिलिकॉन के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो अब बात करें, और खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे आवर्त में ही लगता है, और कहीं भी किसी और आवर्त में ये रूल नहीं लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे और तीसरे आवर्त के लिए है। क्या है जी विकर्ण संबंध में? क्या है कि मतलब गुणों में समानता दर्शाते हैं। गुणों में समानता दर्शाते हैं। गुणों में समानता दर्शाते हैं। कारण क्या होता है इसका? कारण अपन पढ़ते हैं। कारण होता है कि इनका आयनिक विभव समान होता है। इनका आयनिक विभव समान होने के कारण ये लोग डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाते हैं। इनका आयनिक विभव समान होता है। आयनिक विभव क्या होता है? गुरुजी क्या हाल है? आयनिक विभव, राहुल सर लेफ्ट करो इसको, बदतमीज कहेगा। आयनिक विभव होता है आवेश बटा त्रिज्या। आवेश बटा त्रिज्या। तूने चिपकू लेना है मेरा हाल पूछ के क्या? आयनिक विभव क्या होता है? आवेश बटा त्रिज्या, ठीक है। कि विकर्ण संबंध क्या होता है कि गुणों में समानता दर्शाते हैं। इसका कारण है
आयनिक विभव समान होता है इन तत्वों का, इसलिए ये गुणों में समानता दर्शा देते हैं। और आयनिक विभव होता है आवेश बटा त्रिज्या। तो ये आयनिक विभव इंपॉर्टेंट है, इसको अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको अपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक अपन कर रहे हैं प्रारूपिक तत्व, ठीक है। प्रारूपिक तत्व यानी कि टिपिकल एलिमेंट, प्रारूपिक तत्व। ये भी परिभाषा आ जाती है कि भाई प्रारूपिक तत्व क्या होते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स, इसमें होता है टिपिकल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें थर्ड आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह अपने संगत आवर्त के तत्वों से गुणों में समानता दर्शाते हैं। होता क्या है कि किसी घर का माहौल जानना हो, किसी घर के लोग कैसे हैं, तो उस घर के एक बच्चे को या एक सदस्य को आप लोग देख लीजिए जो उस पूरे घर के सदस्यों के लक्षण पाए जाते हो, उसको लाके सामने दिखा दो कि ये लो जी, ये है वो आइटम और इनका परिवार कुछ इसके जैसा ही होगा। इससे कोई थोड़ा बहुत एक 19-21 का फर्क होगा, बाकी सबके सब इसके जैसे ही हैं। वही होता है टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं कि थर्ड आवर्ती तत्व जो अपने संगत वर्ग, जिस वर्ग में वो पाए जाते हैं, उनसे अपने गुणों की समानता दर्शाते हैं। मतलब उनके जो गुण हैं वैसे के वैसे गुण बाकी सारे उस ग्रुप के तत्व गुणों को दर्शाएंगे। उनकी भी फिजिकल और केमिकल क्वांटिटीज उसके जैसी ही होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए कि टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। लिखिए कि थर्ड आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहा जाता है। सभी थर्ड आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहा जाता है। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखिए, क्योंकि यह अपने संगत वर्ग के तत्वों से या तत्वों के गुणों को दर्शाते हैं। क्योंकि यह अपने संगत वर्ग के तत्वों के गुणों को दर्शाते हैं। 2 पॉइंट है, लिख लिए क्या सबने? सर दोबारा बोलना प्लीज। हाँ बोलता हूँ कि सभी थर्ड आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है गुरुजी? आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहा जाता है क्योंकि यह अपने संगत वर्ग के तत्वों के गुणों को दर्शाते हैं। क्योंकि यह अपने संगत वर्ग के तत्वों के गुणों को दर्शाते हैं। लिख लिया? सर अरे हुआ तो नहीं हुआ? लिख लिया सर। हाँ ठीक है। तो भाई बताओ थर्ड आवर्त में तत्व कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल इसका, थर्ड आवर्त में तत्व आते हैं अपने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। तो इनमें से टिपिकल एलिमेंट्स बस यही होते हैं, सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक। आर्गन को टिपिकल एलिमेंट्स में नहीं रखा जाता क्योंकि यह क्रिया अगेंस्ट है। तो टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होंगे थर्ड आवर्त में, थर्ड पीरियड में? थर्ड पीरियड में, ठीक है ना। आर्गन को टिपिकल एलिमेंट में नहीं रखा गया है, बस ये इतने ही हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर।
और एक और खास बात ये है कि थर्ड आवर्त के तत्वों को थर्ड आवर्त के तत्वों को हेतु तत्व कहा जाता है। हेतु तत्व भी कहा जाता है। वो इतना इतना भर गया था, मैंने क्या पूरा ही क्या बोला। थर्ड आवर्त के तत्वों को हेतु तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट था कि सभी थर्ड आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहा जाता है। दूसरा था क्योंकि यह अपने संगत वर्ग के गुणों को दर्शाते हैं। और तीसरा पॉइंट है तीसरे आवर्त के तत्वों को हेतु तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। कई बार आ जाता है ऑप्शन में सेतु तत्व बोलते हैं या सेतु तत्व किनको कहा जाता है, परिभाषा वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, हो गया बच्चों? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। हो गया सर। ठीक है, अगला पॉइंट है परायूरेनिक तत्व, अल्ट्रा यूरेनिक एलिमेंट्स। देखो बच्चों, ये बेसिक ही नहीं है, इसमें आप लोगों का जो छठा चैप्टर है शायद डी और डी ब्लॉक वाला, डीएस ब्लॉक वाला, वो चैप्टर भी साथ में चल रहे हैं आपके 12th के। ठीक है ना, उसके अंदर आपको एटॉमिक नंबर वगैरह निकालना होता है जो पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ते हैं पी ब्लॉक के तत्वों का, डी ब्लॉक के तत्वों का, वो अलग से बताया जाता है। तो वो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा दी, तो ताकि आपको आगे जाके पी ब्लॉक में पढ़ना नहीं पड़ेगा वो सब। ठीक है, वो सब आपने अभी पढ़ लिया। मतलब 10 से 15% जो टॉपिक थे पी डी और एफ ब्लॉक का, वो सारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें रही हैं, बस वो भी हो जाएंगी। और ये परायूरेनिक तत्व, अगला टॉपिक है परायूरेनिक। परायूरेनिक तत्व, परायूरेनिक तत्व क्या होते हैं कि यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परायूरेनिक तत्व कहा जाता है। इसके बाद यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्व, 92 यूरेनियम के बाद जितने तत्व आते हैं उनको परायूरेनिक तत्व कहा जाता है। ठीक है, गुण क्या होते हैं इन तत्वों के? पहले बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक। जो परायूरेनिक तत्व होते हैं उनका परमाणु क्रमांक, यानी कि Z की जो वैल्यू होती है वो 92 से ज्यादा होती है। 92 से ज्यादा होती है, यानी 92 के बाद वाले जितने भी है 93 से लेकर 118 तक, उन सबको अल्ट्रा यूरेनिक तत्व कहा जाता है, अल्ट्रा यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। तो परमाणु क्रमांक तो हो गया जी 92 से बाद वाले। और गुण होता है, पहला तो जी रेडियो एक्टिव होते हैं, दूसरा होता है आर्टिफिशियल या कृत्रिम होते हैं। गुण क्या है इनके? खास बात क्या जी? खास बात ये है कि परायूरेनिक तत्व जो होते हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो धर्मी होते हैं। ठीक है, और दूसरा गुण क्या है? सारे के सारे कृत्रिम जी रेडियो धर्मी क्या है? कृत्रिम होते हैं। गुरुजी रेडियो धर्मी क्या है? क्लास लगा होते हैं जो टाइम के साथ साथ में अपने आप डिकम्पोज होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। उनके अंदर से रेडिएशन से निकलती हैं अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से रेडिएशन निकलते उनका जो वेव जो मास होता है वो डिग्रेड होता रहता है, डिकम्पोज होते रहते हैं अपने आप। ठीक है, उनको कैसे कर दो, पानी में, धरती में, कहीं भी लगा दो, वो लोग खत्म होते रहते हैं अपने आप। ठीक है, काफी खतरनाक होते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व, परायूरेनिक तत्व क्या होते हैं? यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व। और उनका परमाणु क्रमांक क्या? 12वें से बाद में आने वाले तत्व सारे के सारे परायूरेनिक तत्व है। और उनका गुण क्या है? रेडियो एक्टिव होते हैं। और दूसरा गुण है कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, उनका निर्माण किया गया है। तो अब खास बात यह है, या नोट डाल के लिख लो या कैसे भी लिख लो, खास बात यह है कि जरूरी नहीं है कि 92 के बाद वाले ही कृत्रिम हैं। वैज्ञानिकों ने इससे पहले भी कृत्रिम तत्व बनाए हैं, तो उनका जो
कृत्रिम तत्व बनाया था, सबसे पहला कृत्रिम तत्व जो था वो टेक्नीशियम था। सबसे पहला पहला कृत्रिम तत्व है जिनको वैज्ञानिकों ने बनाया था, ये प्राकृतिक तत्व नहीं। सर पर यूरेनियम तत्व अस्थायी नहीं होते क्या? हाँ बच्चा, ऐसा ही होते हैं, तभी तो रेडियो एक्टिव कहा है, ऐसा ही होते हैं ये। जैसे पाए जाते हैं, ये अपने आप डिग्रेड होते रहते हैं, इनका नष्ट होते रहते हैं अपने आप, ठीक है, ये खत्म होते रहते हैं। रेडियो एक्टिव जो चैप्टर है वो अलग से आपका फिजिक्स में चैप्टर है, उसकी अपन रेडियो एक्टिविटी अलग से पढ़ने वाले हैं अपने। बहुत अच्छा और मजेदार टॉपिक है, उसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे 12th के फिजिक्स में, ठीक है। तो टेक्नीशियम 43 जो था वो पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट था, ठीक है। मतलब कि बांटने के बाद यूरेनियम के बाद वाले तत्व जो है वो सारे सारे टी कृत्रिम नहीं है, उससे पहले ही अपने कृत्रिम तत्व बनाए थे, ठीक है। और उसके बाद में आता है 61 पे प्रोमीथियम। प्रोमीथियम पहला लैंथेनाइड है जो कृत्रिम है, प्रोमीथियम 61। ये भी तो यूरेनियम पर अल्ट्रा यूरेनिक तत्व से पहले आता है प्रोमीथियम, ये पहला लैंथेनाइड है जो कृत्रिम है, ये पहला लैंथेनाइड है जो कृत्रिम है, जो कृत्रिम, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये देखो, ये बात आपको समझ में आई क्या कि अल्ट्रा यूरेनिक तत्व कौन से होते हैं? जो यूरेनियम के बाद आते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले सभी कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों को अल्ट्रा यूरेनिक तत्व कहा जाता है। अगर परिभाषा आ जाती है, काफी बार आती है बोर्ड के अंदर, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि यूरेनियम के बाद आने वाले सभी कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों को अल्ट्रा यूरेनिक तत्व कहा जाता है या पैरा यूरेनिक तत्व कहा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, और फिर आता है अपना यूरेनियम 92, एक टाइम और बस। ठीक है। यूरेनियम और उसके बाद में सारे के सारे नेपच्यूनियम से लेकर के यूयूओ या फिर 118 यानी ऑर्गेनाइजेशन तत्व के सारे तत्व जो हैं वो अल्ट्रा यूरेनिक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देता हूं, एक सौ 118, ये 93 पे और ये 118, ये सारे के सारे तत्व जो हैं ये हैं अपने पैरायूरेनिक तत्व, पैरायूरेनिक तत्व। और जो यूरेनियम है ये है अपना अंतिम प्राकृतिक तत्व।
ठीक है, हो गया होगा मुझे लगता है। चलो, तो ऐसा ब्लॉक अगर आपसे मैं पूछूं, क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा ब्लॉक बताइए जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। धातु, उपधातु और अधातु तीनों पाए जाते हैं, तो ऐसा कौन सा ब्लॉक है, कोई बच्चा बताएगा? पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? तेरहवां कौन के गुरुजी? हम लोग है क्या? तेरा ग्रुप है बच्चा, क्या करते हैं तुम यार? हाँ, तो ऐसा ब्लॉक जिसमें धातु, अधातु और उपधातु सर पी ब्लॉक है। तीनों पाए जाते हैं। जी बच्चा, पी ब्लॉक ही है। सर पी ब्लॉक। वेरी गुड बच्चा, बता दिया इससे पहले, पी ब्लॉक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा ब्लॉक जिसमें धातु तीनों मिलते हैं वो है पी ब्लॉक। कौन सा है? ठीक है, तो अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा वर्ग बताओ जिसमें सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं, मैक्सिमम तत्व किस वर्ग में पाए जाते हैं, बताओ जरा। अगला पॉइंट, सबसे अधिक तत्व वाला वर्ग। हाँ मैं बताओ बच्चों, कौन सा है? आता है किसी को? चलो मैं बताता हूँ। सबसे अधिक तत्व वाला वर्ग है थर्ड, तीसरा, क्या थर्ड बी से ही कहते हैं। ठीक है, तीसरा तत्व है जिसमें सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं। और कितने तत्व पाए जाते हैं? 32 एलिमेंट्स। 32 तत्व पाए जाते हैं बच्चों। बताऊं कैसे? देखो, वर्ग तीसरा, वर्ग तीसरा, वर्ग तीसरा कौन सा था जी? वही था, सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसे। ठीक है, अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ इतने ही हैं, पर आप ये देखिए इसमें छठे और सातवें आवर्त में, आवर्त 6 और आवर्त 7, आवर्त 6 और आवर्त 7 में लेंथेनाइड, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक और थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक भी तत्व पाए जाते हैं। वो तीसरे आवर्त में ही गिने जाते हैं। कौन से? सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक और थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, ये सारे तत्व भी तीसरे वर्ग में ही आते हैं। ठीक है, इनका परमाणु क्रमांक मैं बताऊं तो 58 पे आ गया लेंथेना और 58 पे आ गया सीरियम। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, 58 से 71। ठीक है, तो ये तत्व तो हो गए जी, 4 तो हो गए ये, कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम और एक्टिनियम। 14 हो गए ये, 14 तत्व हो गए लेंथेनाइड श्रेणी के और 14 तत्व हो गए एक्टिनाइड श्रेणी के। यानी 14 लेंथेनाइड, 14 एक्टिनाइड और 4 ये कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, 4 ये। तो 14 और 14 28 और 4 कितने हो गए? 32।
ओके, अब पता लगा कि सबसे ज्यादा तत्वों वाला वर्ग कौन सा है। ठीक है बच्चों, कीजिए आप इसको नोट डाउन।